नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 2 फरवरी 2022 है और आज हम यूनियन बजट 2020 को एनालाइज करने वाले हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं नए स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कल वाला यानी कि 1 फेब 2022 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे, ये वीडियो आप पहले देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए। रेगुलर स्टूडेंट्स आपके लिए ये नहीं है, मीन्स आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने तो ये वीडियो देखा ही है, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो समझना इट्स गोइंग टू बी ए केक वॉक। तो चलिए, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ए बजट। बजट होता क्या है? आई एम श्योर आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने तो गए ही होंगे। तो जब आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक प्लानिंग करते हैं ना, कि 7 दिनों की ट्रिप है, मैं कितने पैसे खर्च करूंगा या फिर खर्च करूंगी, कौन सी होटल में हम ठहरने वाले हैं, कहाँ से हमें प्लेन या फिर ट्रेन या फिर मोटर कार लेकर जा रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से आप देखेंगे कि कितने किलोमीटर्स आप आने जाने वाले हैं, कौन सा रास्ता लेंगे, कितना पेट्रोल या फिर डीजल का खर्च होगा अप्रॉक्स, खाने पीने का रफ़ कैलकुलेशंस कितना होगा, और दूसरे जो खर्च, अगर कोई आप शॉपिंग करेंगे वहाँ से क्या क्या चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। तो जनरली ज़्यादातर लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो ऐसा एक प्लान बनाते हैं। तो बजट भी वही एक प्लान ही है कि आने वाला साल जो है उसका एक एस्टिमेशन है। अब घूमने के लिए जब आप जाते हैं तो फिक्स नहीं होता, आप ऐसा नहीं होता है कि 10,000 रुपये लेकर गए तो फिर आप 10,000 रुपये ही खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा 1 रुपये ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होगा कि 12,000 भी खर्च हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप 8,000 में वापस घर आ जाएंगे। तो अप डाउन जो है उसका रूम या फिर उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा खुली रहती है। तो बजट जो है ये एक प्रकार का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है कि हमारी जो इस साल की इनकम और हमारे जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं उसका एक प्लानिंग, दैट इज़ बजट। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब कई लोगों ने बजट को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है, वैसे लेंथ वाइज बड़ा होता है लेकिन इट्स वेरी ईजी, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक बार आप इसके बेसिक्स को समझ लें तो इट्स वेरी इजी थिंग। तो कोई कंपनी भी बनाती है बजट के इस साल हम क्या क्या करने वाले हैं। एक फैमिली का भी बजट होता है, आपका व्यक्तिगत पर्सनल बजट भी हो सकता है कि इस हफ्ते या फिर इस महीने आप कितना खर्च करेंगे, कहाँ से आपकी इनकम आने वाली है, कितने पैसे आने वाले हैं, कितना खर्च होगा आपका। तो दैट्स व्हाट बजट इज़ ऑल अबाउट। आप कपड़े में कितना खर्च करेंगे, आप कंप्यूटर अगर ख़रीदने वाले हैं तो कितने पैसों का वो लेंगे, दूसरे छोटे मोटे खर्चे, बाहर खाने जाने का खर्चा, ये वो एक्सेट्रा। तो एक देश में भी ऐसा होता है कि डिफेंस का खर्चा है, स्कीम्स चल रही है उसका खर्चा है। अब नया लैपटॉप तो नहीं खरीदेगा देश, मीन्स खरीदते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ के लैपटॉप चलने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, आईटी सर्विसेज और आपकी 5G 4G डेटा केबल एक्सेट्रा, तो उसका एक्सपांशन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, गांव में इंटरनेट पहुँचाने का क्या प्लान है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। तो आई एम श्योर अब बजट के बारे में जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि बजट क्या है वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद हैं, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चेकआउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल भी है हमारी क्यूरियसली फॉर एवर। अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज़ क्यूरियसली एजुकेशन, एक क्यूरियसली फॉर एवर चैनल है, उसमें भी आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इन्फोग्राफिक है, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं एज यू कैन सी। तो ये पेजेस जो आएंगे, नेक्स्ट पेजेस, ये इन्फोग्राफिक, ये गवर्नमेंट के ही इन्फोग्राफिक का मैंने इस्तेमाल किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम की फीचर्स को देख लेंगे बहुत ही क्विकली, एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे, और उसके बाद हम
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको डीपली समझेंगे, जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे के साथ किया वैसे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बजट के साथ ऐसा होता है डियर फ्रेंड्स कि अब कल से है ना, हमें बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स बजट के ऊपर पढ़ने को मिलेंगे। आने वाले कुछ 10-12 दिनों तक कुछ ना कुछ जो है वो हमें बजट के बारे में पढ़ने को मिलेगा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। तो वो सारी चीज़ों को भी हम देखने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज हमने डिस्कशन कर ली तो बजट के बारे में डिस्कशन खत्म हो जाएगी, नहीं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उनके बारे में एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स आने वाले समय में हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट। गोल्स ऑफ अमृत काल, जो एक अमृत काल है हमारे देश का, तय किया गया है। तो ये अमृत काल में आने वाले 25 सालों के लिए क्या क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इंक्लूसिव वेलफेयर, यानी कि सबका साथ सबका विकास, उसकी एक थीम नज़र आ रही है। फिर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ विकास, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट एक्शन लेनी है तो ग्रीन एनर्जी। फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इकोनॉमी के दो इंजन्स माने जाते हैं। एक तो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब पैसा इन्वेस्ट करती है, एक प्लेन में जैसे दो बड़े इंजन्स होते हैं, दोनों इंजन अगर फुल कैपेसिटी में काम करें तो प्लेन जो है वो फास्टेस्ट तरीके से उड़ सकता है, फास्टेस्ट स्पीड में उड़ सकता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट तो पैसे इंजेक्ट कर ही रही है। कैपेक्स, कल हमने बहुत बार इसके बारे में बात की थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट तो पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए। रिलायंस नई कंपनीज खोले, नई जगह पर इन्वेस्ट करें, जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हों, जो ऑलरेडी चल रही है कंपनीज, चाहे वो मीडियम स्केल की हो, माइक्रो स्केल की हो, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हो, जायंट इंडस्ट्री हो, तो वो भी नई नई ब्रांचेस खोले, नए नए प्रोडक्ट्स हमारे देश में बने। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हैं उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है। पीएम गति शक्ति, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातचीत भी हम करने वाले हैं। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, नई नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, एनर्जी ट्रांजिशन, इसके बारे में तो आपको पता ही है, और क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स भी दिए गए हैं, सभी को नहीं देखेंगे, कुछ को अगर देख ले तो एज यू कैन सी हियर जीडीपी, जीवीए को देखे तो ये जो ब्लू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग जीडीपी। तो फर्स्ट वेव के टाइम पर ड्रॉप, देन फिर से अप, फिर से डाउन, और अब फिर से एक अप की तरफ दोनों नज़र आ रही हैं। कुछ और ग्राफ्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोविड वैक्सीन का ग्राफ है। डेफिसिट्स जो हैं वो कम हुए हैं, एज यू कैन सी, राइट। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हैं, होलसेल इन्फ्लेशन, ये थोड़ा ज़्यादा है एज वी नो। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आज आपका ये पहला लेक्चर है तो वो वाला लेक्चर देखना ज़रूरी है। रेगुलर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। कुछ दिनों पहले भी हमने फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में ये CPI और WPI को डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि अभी ये 5.6 के आसपास कुछ हैं। 6% से ज़्यादा एक बार गया था, लेकिन अब 6% से थोड़ा बहुत कम ही है। लेकिन आने वाले टाइम में जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। PM गति शक्ति, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें 7 बड़े इंजन्स के बारे में बात की है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वाटरवेज के लिए, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद आ रहा है कैपेक्स। ये सारी चीज़ें जब होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कंपनी को काम मिलेगा, जॉब्स जनरेट होगी, कनेक्टिविटी ईजी होगी तो बिजनेस करना ईजी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देश के लिए काफ़ी बड़े बेनिफिट्स होंगे। नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सिनर्जी, ग्रीन स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को हम कम करना चाहते हैं, तो ये प्लान जो है वो गति शक्ति के द्वारा ये 7 इंजन्स के माध्यम से हम कर पाएंगे। फिर हाईवेज़ की बात करें तो नेशनल हाईवेज़ 2022-2023 में हम 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ को कंप्लीट करेंगे, सरकार कंप्लीट करेगी।
फिर यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक्स ऑफ सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स। एक टिकट निकाल ली तो आप अलग अलग जगहों पर ट्रेन भी यूज़ करते हैं, ट्राम भी यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कि इंटरनेशनली अगर पोर्ट पर सामान आया, आपका वाटरवेज का जो पोर्ट है, सी पोर्ट, वहाँ पर सामान आया, वहाँ से एयरवेज की फैसिलिटीज़ भी हैं, रेलवेज़ की हैं, रोडवेज़ की भी हैं। तो इस प्रकार के जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के हब बनाए जाते हैं, तो सामान और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट। अब हमारे देश में ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और इन सारी कंपनीज की वजह से यहाँ पर बैठे बैठे आप किसी भी देश के कोने से या फिर इंटरनेशनली भी सामान जो है वो मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सिर्फ सामान के लिए नहीं है, यू कैन ऑल्सो से इट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट। जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है ईनाम, तो उसके लिए भी सामान में ये काम आएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। फिर एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच, 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन्स जो हैं, 400 नई वंदे मातरम ट्रेन्स जो हैं वो स्टार्ट की जाएगी। अगेन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस, जो मैंने आपको बताया कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, साइकिल भी मिल गई आपको, मोटरसाइकिल की राइड भी मिल गई, ट्राम, ट्रेन एक्सेट्रा, सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। नेशनल रोपवेज, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही क्विकली देखेंगे सारी चीज़ों को। प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विथ फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। रिवर गंगा के नज़दीक जो ज़मीन है, किसान की ज़मीन, तो वहाँ पर स्टार्टिंग की जाएगी केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की, राइट। उसके बेनिफिट्स हमें पता है, एयर, लैंड, वाटरवे का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन कम करने की बात है। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन के, हार्वेस्ट के बाद जो कुछ सामान आपका बचता है, जो लेट्स से स्टबल बर्निंग, तो उसका इस्तेमाल, स्टबल जो है उसका इस्तेमाल स्टबल बर्निंग ना हो और स्टबल का इस्तेमाल हम एथेनॉल बनाने के लिए करें। फिर किसानों के लिए किसान ड्रोन्स, जो किसानों की मदद करेंगे ज़मीन को एनालाइज करने में, उसका डेटा कलेक्शन करने में। छिड़काव के लिए भी जो केमिकल और इन सारी चीज़ों, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। लॉन्चिंग फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप, जो नई नई एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है उनके लिए भी फंड रखा गया है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। फिर कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कई बार प्रश्न एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 9.1 लाख हेक्टर जो है फार्मलैंड, इसको फ़ायदा होगा इससे। मैं थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा देख सके। तो 9.1 लाख हेक्टर फार्मलैंड को पानी मिलेगा, 62 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा और 130 मेगावाट पावर जो है वो हम इससे जनरेट कर पाएंगे। 5 और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है इसकी स्टार्ट की जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रीजनेबली अच्छे रेट से इम्प्रूव हुआ है। एजुकेशन में कौन सी चीज़ आएगी? डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल टीचर्स, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी, इन सारी चीज़ों की बात है। स्किल डेवलपमेंट, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एजुकेशन जो है, मीन्स जब हम आज के ज़माने में एजुकेशन कहें ना, तो एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई, जो आपकी डिग्रीज है वो नहीं, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इसके साथ हेल्थ। तो आंगनवाड़ी और पोषण, पीएम पोषण, पीएम वात्सल्य, पीएम शक्ति, सभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इतने करोड़ पैसे सरकार ने रखे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ इको विल बी रोल्ड आउट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर ऑफ मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, 2 लाख आंगनवाड़ी जो हैं उनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, हर घर नल से जल, तो 3.8 करोड़ घरों को 2022-2023 तक इसमें कवर किया जाएगा। पीएम आवास की बात करें तो 80 लाख घर जो हैं वो 2022-23 तक बनाए जाएंगे। पीएम डिवाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट के सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं। फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनको एस्पिरेशनल यानी कि एक प्रकार से पिछड़े हुए, तो उनको हमें
आगे लाना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये भी नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेज, इसको भी हम देखेंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम वाली चीज़ को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। डिजिटल पेमेंट्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर एमएसएमईज की बात करें तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ईज़ ऑफ लिविंग में 5G, और फिर आपका ई पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें हैं। PLI स्कीम के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पैसे मिले हैं, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बीइंग वेरी ब्रीफ एंड फास्ट हियर, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। टैक्स प्रपोजल की बात करें तो 2 सालों का वक्त दिया गया है जो टैक्स पेयर्स हैं, तो वो अपडेटेड रिटर्न जो है वो 2 सालों के लिए, 2 सालों के अंदर अपना जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करके फटाफट भर सकते हैं। तो थोड़ा कोविड और इन सारी चीज़ों की वजह से, और बीच में वेबसाइट का भी इश्यू था, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि एक्सटेंशन दिया है। जो दिव्यांग हैं उनको टैक्स रिलीफ दिया गया है। फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट और सरचार्ज जो है कॉरपोरेटिव के लिए उसको घटाया गया है। एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो सरचार्जेस हैं उनको कम किए गए हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कॉर्पोरेट टैक्स 15%, GST 16%, कस्टम्स 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5%, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ से 35%, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स 2%। कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे तो पेंशन है, दूसरे एक्सपेंसेस, सेंट्रल स्कीम्स 15%, फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स 10%, states share of taxes and duties 17%, interest payment 20%, defense 8%, subsidies 8%, centrally sponsored schemes 9%, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सॉरी यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये दोनों चीज़ें अलग होती है। तो इसके लिए एक 9% है और यहाँ पर जो है वो 15% है। फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप आराम से PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। जल जीवन मिशन के लिए पैसे 60,000 करोड़ रुपीज़, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए इंक्रीज़ किए हैं 37,800, एजुकेशन के लिए 39,553, ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है, ये इस साल का आंकड़ा है, तो आप देख सकते हैं। PM किसान के लिए 68,000 करोड़, ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़, आत्मनिर्भर रोजगार योजना के लिए 6,400, और स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो कम्युनिकेशंस के लिए 1,05,406 करोड़ हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि 1,07,715 करोड़ फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, 1,32,000 फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,38,000, रेलवेज़ के लिए 1,40,000, होम ऑफिस के लिए 1,85,000, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 1,99,000, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के 2,17,000, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 5,25,166 करोड़ रुपीज़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं। तो एज यू कैन सी, बड़े बड़े पैसे जो हैं वो ज़्यादातर ये जो किसानों के पास जाएंगे। ये वाला जो पैसा है, मैं थोड़ा इसको क्लीन करके फिर से बता देता हूँ आपको, तो ये रूरल इकोनॉमी के पास जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, ये सुरक्षा के लिए हैं, ये भी बिज़नेस और सुरक्षा दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, इससे पूरे देश में फ़ायदा होगा, तो ये सारे मीन्स देश को ही फ़ायदा होगा सारी चीज़ों का। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होगा पैसे खर्च, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में। तो चलिए दोस्तों, कल की तरह जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा है वो देख लेते हैं। एक एक्सपर्ट है, उनका कहना यह है कि बजट जो होते हैं वो टैक्सेस के बारे में होते हैं, लेकिन ये वाला बजट जो है वो टैक्स में बदलाव जो है वो ना के बराबर इसमें किया गया है, क्योंकि
टैक्स स्टेबिलिटी जो है वो एक प्रकार का गुण है, टैक्स स्टेबिलिटी इज अ वर्च्यू। अब कंपनीज के लिए जो टैक्स आपने तय किया, लेट्स से कि आपने ये कहा कि आपका जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 15% है, जो कंपनीज पैसे कमाएगी तो उसकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स आएगा तो वो 15% रखा है। अब सरकार इसको अगर 20% कर देती है तो फिर क्या है कि कंपनी के पूरे कैलकुलेशंस बिगड़ जाते हैं। मीन्स एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कंपनीज की कि टैक्स जो है वो कम किए जाएं, लेकिन इस बार सरकार ने क्या करा है कि सरकार ने ना तो इंक्रीज किया ना तो डिक्रीज किया, सरकार ने मोर लाइकली चीज़ों को जो है वो स्टेबल ही रखा है। तो स्टेबिलिटी इज ए गुड थिंग। बजट emphasis on raising capex by whopping 35%, boosting growth and stimulating private investment, wages and production. अब मैं कैपेक्स को बार बार तो नहीं समझाऊंगा, रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल कि अगर मैंने लास्ट ईयर 100 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रखे थे और इस साल मैं 135 रख रहा हूं तो आपको पता ही चल जाएगा, इज़न्ट इट? अगर आपको कैपेक्स का पता है कि कैपेक्स क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि अच्छा सरकार 35% ज़्यादा इस बार कैपेक्स करने वाली है, यानी कि अब और ज़्यादा जॉब्स और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में होगा। करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट जो है ये 6.9% रहा है, जो बजटेड था 6.8 उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, जो टारगेट रखा था 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, तो अब सरकार उसके ऊपर फोकस नहीं है, अब सरकार जो है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है। और इसका मतलब ये भी है कि अभी भी हम यही मानकर चल सकते हैं कि अभी जो कोविड की इम्पैक्ट है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। भले कोविड के केसेस कम हो गए लेकिन कोविड की इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और सरकार चाहती है कि एक स्टिमुलस मिले, यानी कि अभी फ़िलहाल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, राइट। जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी चिंता अभी नहीं करनी है, 2-3 सालों के बाद उसकी चिंता करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर से ये आंकड़े को अचीव करने की कोशिश करेंगे। स्टेट फिस्कल डेफिसिट्स विल बी परमिटेड टू कंटिन्यू एट 4%, वेल अबाउ नॉर्मल। जो नॉर्मल है 3%, उससे ज़्यादा स्टेट को भी अलाउ किया जाएगा कि आप भी फिस्कल जो है वो 4% तक कर सकते हैं आपका फिस्कल डेफिसिट। At a time when global inflation is rising fast, India's wholesale price inflation is in double digit and will soon pull up consumer inflation, which is at 5.4%. तो मैंने कल आपको बताया था जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके बारे में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बहुत इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकता है। एक तो है फ्यूल, दूसरे दो कौन से हैं बताइए? मैंने कल स्पेसिफिकली 3 चीज़ें लिखी थी, तो एक तो मैंने आपको बता दिया फ्यूल है, 2 और चीज़ें हैं। ये आज का आपका क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी बट मेनी ऑफ यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स। ऐसा नहीं चलेगा, आपको आंसर लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो PDF को रिवाइज करके, बट आई वॉन्ट द आंसर, इट इज आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट हियर, आई एम बीइंग वेरी फर्म हियर, कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप देख कर चले जाए। कुछ ही स्टूडेंट्स ने आंसर पोस्ट किया कल का भी। कल मैंने जो प्रश्न पूछा था, नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो सिर्फ 6-7 स्टूडेंट्स ने ही लिखा है व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो लिखिए अपना आंसर, उसमें भी लिखिए और इसमें भी, ये दोनों चीज़ों को मुझे पता तो चले कि कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं। सिर्फ एक बार देख लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू रिवाइज इट। भले ही वीडियो दूसरी बार ना देखें, लेकिन PDF को तो 2-3 बार देखना ही पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा, और खुद अपने आप को जो बातें आपने वीडियो में देखी है उसको दोहराना पड़ेगा आपको मन ही मन में, तब जाकर चीज़ें जो है वो और डीप लेवल पर जाएगी। इन्फ्लेशन जो है ये मोस्टली इंपोर्टेड चीज़ों की वजह से, जैसे कि फ्यूल की वजह से और दूसरी कुछ चीज़ें हैं उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हैं। और सरकार जो है उनका कहना यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे मीन्स 6% से कम ही रहेगा, रेंज में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में है तो शायद ये 6% से ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे सरकार जो है वो फोरकास्ट नहीं नाउकास्ट के ऊपर रिलाई करके पॉलिसी में जो एजिलिटी है वो लाएगी। Rather than aim for fiscal consolidation to tame inflation, Finance Minister Nirmala Sitharaman has opted for high capex to fuel fast growth, hoping that कि ये जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। अभी फिलहाल हाई कैपेक्स के ऊपर फोकस है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पैसों का फ्लो है कम करना वो सरकार अभी फिलहाल नहीं कर रही है। द मेन बजट फेलियर, बजट में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इतनी बातचीत नहीं हुई, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। जो टारगेट रखा था सरकार ने 1.75 ट्रिलियन का, एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 78,000 करोड़। तो
क्यों डिसइन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं दिया है। और डिसइन्वेस्टमेंट जब नहीं होता है टाइम पर, तो प्रॉब्लम ये होता है कि सरकार के पास पैसा नहीं आते। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको बेचकर वो पैसे लेकर आइए, और वो जो पैसे आपको मिलेंगे उन पैसों का आप दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सरकार जो है ये ऐसी एसेट्स और ऐसी कंपनीज को बेचकर, जैसे कि एयर इंडिया को बेच दिया, तो ऐसे जब पैसे आएंगे सरकार के पास, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो उन पैसों का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में, डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर नए रोड्स और इन सारे कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। और फिर पैसे बोरो भी कम करने पड़ेंगे, आपको लोन कम लेनी पड़ेगी। अगर आपकी ऐसी कोई एसेट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, तो फिर आप इन्हीं पैसों का कुछ दूसरे अच्छे वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट्स का जो कैपेक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर हायर कैपेक्स विल इंक्रीज फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 15,000 करोड़। सेंट्रल और स्टेट कैपेक्स टुगेदर जो है ये 10.68 ट्रिलियन, यानी कि 4.1% हमारी जीडीपी का जो है वो किया जाएगा। द कैपेक्स स्टिमुलस विल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द पीएम गति शक्ति प्लान। जो 7 मैंने इंजिन्स बताया ना, तो कैपेक्स जो है सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर, पीएम गति शक्ति के ऊपर फोकस रहेगा, ताकि बहुत सारी जॉब्स और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों। रोड एक्सपांशन 25,000 किलोमीटर का, 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्रिएट किए जाएंगे, 100 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्रिएट किए जाएंगे 3 सालों के अंदर, और 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ जो है वो पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से क्रिएट किया जाएगा, रखे जाएंगे पैसे उनको सपोर्ट में। पीएलआई जो है वो 19,500 फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। फिर टैक्स अवॉइड करना, बेग्यो पार्डन, टैक्स अवॉइड नहीं, सॉरी, टैक्स स्लैश। जो सीतारमन जी हैं उन्होंने इन चीज़ों को अवॉइड किया है। जो पॉपुलिस्ट मूव, पॉपुलिस्ट यानी कि लोगों को लुभाने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं कि टैक्स रेट कम कर दिया, ये सारी चीज़ें इस बार नहीं की है। राइट, बहुत ही टैक्स को बहुत अप डाउन किया ही नहीं, टैक्स स्टेबिलिटी ही रखी है। और डिजिटल करेंसी, दिस इज़ ए न्यू न्यूज़, एक नई चीज़ है कि डिजिटल करेंसी जो आपकी ये बिटकॉइन है और इथेरियम है, तो उनके ऊपर टैक्स डाला है। आरबीआई भी डिजिटल करेंसी जो हैं वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाली है, फाइनेंशियल ईयर 23 में, नए फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करने वाली हैं। और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका जो प्रॉफिट है, तो उसमें आपको 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। निर्मला सीतारमन जी ने यह भी बताया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, भले नाम क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये करेंसी नहीं है, ये आपकी एक डिजिटल एसेट हो सकती है। राइट, ये एक आपकी डिजिटल एसेट है, ये करेंसी नहीं है। इसका इस्तेमाल कभी भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल, क्योंकि करेंसी जो होती है वो आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल करेंसी। तो कोई भी घर बैठकर माइनिंग करे और वो करेंसी बन जाए, तो ऐसा अलाउड नहीं होगा। फिर ये भी कहा गया, लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि सरकार ने अब इसके ऊपर टैक्स लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इसके ऊपर निर्मला सीतारमन जी ने ये बताया कि इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। रही बात क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया जाएगा नहीं अलाउ किया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के तौर पर अलाउ नहीं किया जाएगा। क्रिप्टोस जो हैं डिजिटल एसेट के तौर पर अलाउ किया जा सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। तो सरकार ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ये डिजिटल एसेट्स जो हैं, फिलहाल इसको डिजिटल एसेट के तौर पर ही देखा जा रहा है। कुछ राज्यों के अंदर, 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने जो पीएम किसान है उसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया। मीन्स कोई बड़ा बदलाव नहीं, जो 6,000 रुपये पर फार्म दिए जाते हैं तो वही दिए जाएंगे, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। तो सरकार ने, निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट में भी ये कहा कि मैं नहीं मानती कि बजट से आप इलेक्शंस जीत सकते हैं। तो उनका स्टेटमेंट जो है वो भी टू बी ऑनेस्ट सही है। यूरिया की प्राइस जो है उसको चेंज नहीं किया गया है, क्यों
क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यूरिया की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन हमारे देश में यूरिया की प्राइस जो है वो जैसी वैसे ही रखी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सब्सिडी के माध्यम से थोड़ा प्राइस जो है, ग्लोबल प्राइस इंक्रीज हुई है तो सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा देकर यूरिया की प्राइस जो है वो मेंटेन रखी जाएगी। एमएसपी प्रोक्योरमेंट जो गेहूं और चावल के लिए है, तो उसके लिए टोटल 2.7 ट्रिलियन जो है वो रखे गए हैं, और ये भी एक कंटिन्यूएशन है, इसमें भी कोई नया इम्प्रूवमेंट या फिर बड़ा ऐसा कोई बदलाव नहीं है। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी ताकत ही कुछ अलग है हमारे देश में। MSME जो है, क्या आपको पता है हमारी GDP का 30% जितना जो है वो मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें 30% जितना GDP का 30% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो यही कंपनीज करती हैं। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है मर्चेंडाइज, उसमें 40% एक्सपोर्ट जो है वो MSME के द्वारा होता है, और हमारे देश में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को जॉब जो है वो MSMEs जो है वो प्रोवाइड करती है। तो MSMEs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। अब कोविड के टाइम पर MSME की सिचुएशन जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हो गई थी, तो जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर MSME विल बी एक्सटेंडेड बाय अ ईयर एंड द कवर एक्सपांडेड बाय 10% टू $5 ट्रिलियन। इस स्कीम को एक और साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, और इसका कवर जो है वो $5 ट्रिलियन रखा गया है। 2 other schemes will provide additional credit to 2 trillion rupees and accelerate MSME performance। MSME को बूस्ट करने के लिए सरकार ने ज़्यादा पैसे एलोकेट किए हैं। Several schemes to promote digitization, including a new digital university and 75 digital banking units, have been proposed, and so have some green initiatives such as issue of green bonds। फिर एक चीज़ होती है नेगेटिव प्रोटेक्शन। अब कुछ ऐसा सामान है जैसे लेट्स से कोई फर्टिलाइज़र का सामान है, पावर सेक्टर का सामान है, फूड प्रोसेसिंग का सामान, तो इन सारी कंपनीज में मीन्स इसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सरकार इन सारे प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, तो उनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगाती है सरकार, ताकि वो चीज़ें हमारे देश में महंगी मिले, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके हमारे देश में बेचें। तो इसमें क्या किया है सरकार ने कि नेगेटिव प्रोटेक्शन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। ड्यूटी एग्जेम्पशंस फॉर इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इन सेक्टर्स लाइक पावर, फर्टिलाइजर्स एंड फूड प्रोसेसिंग हैव लेफ्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज एट ए डिसएडवांटेज। तो अब कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो सरकार इंक्रीज करेगी ताकि ये वाली सिचुएशन हो। These exemptions will be phased out and replaced with a flat 7.5% tariff। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी ज़रूरत हमें है, तो उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है, ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, तो धीरे धीरे करके उनको कम करके 7.5, क्योंकि फिर पावर सेक्टर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आप हमारे देश में पैदा नहीं हो रहे, उसका लेट्स से जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश में पैदा नहीं होता है, वहाँ पर ही है, लेट्स से चाइना में, तो फिर वहाँ पर ही वो प्रोडक्ट बन पाएगी, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बन के यहाँ पर आएगी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। तो क्योंकि वो अब उनका फिनिश्ड गुड जो है वो हमारे लिए एक प्रकार का पार्ट बन गया, कंपोनेंट बन गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो उनको धीरे धीरे कम किया जाएगा, राइट। कैपिटल गुड्स में बड़ी मशीनरीज और ये सारी चीज़ें ही होती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 का 65,000 करोड़ रखा है, जो सीतारमन जी ने कहा। उनके इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने कहा ये बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल है। बड़ा आंकड़ा देकर इम्प्रेस करने से अच्छा है कि वो रियलिस्टिक आंकड़ा दे, ऐसा उनका एक टोन था। उन्होंने ये भी कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, कुछ दिनों पहले हमने ये जो फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस है उसमें देखा था कि LIC का एक IPO आने वाला है। मैंने आपको बताया था कि LIC जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो उसमें कितना अलाउड है, बताइए कितना FDI अलाउड है? 74%, इज़न्ट इट। लेकिन LIC में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि LIC का अलग से एक एक्ट है। याद आ रहा है आपको? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये। तो LIC जो है उसमें अब उसका भी IPO निकलेगा, तो इससे क्या होगा, सरकार को पैसे मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि क्रिप्टो करेंसी, ये इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको फिर से देखने को मिलेंगे, बट डोंट वरी, विल बी वेरी क्विक विद इट। टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी दैट डज नॉट एक्चुअली ब्रिंग लेजिटिमेसी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 30%, एज वी नो।
बजट प्रपोजेस लेविंग 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट बीइंग मेड फ्रॉम डिजिटल एसेट्स, और 1% जो है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS लगेगा जब आप इसको बेचेंगे तब. No changes to tax slabs. I have not tried to earn even a single पैसा by increasing tax this year and even last year. ये सीतारमन जी के स्टेटमेंट है. इन्फ्लेशन चैलेंज, गवर्नमेंट जो है उनका कहना यह है कि डबल डिजिट तक इन्फ्लेशन नहीं गया. 6% की जो लिमिट थी उससे थोड़ा क्रॉस हो गया था एक महीने में, लेकिन उसके बाद कंट्रोल में रहा है. लेकिन आप देखिए उन्होंने फिर यूपीए के तरफ इशारा करते हुए देखा कि 2014 से पहले डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चला गया था. ब्लैक मनी के बारे में उन्होंने ये कहा कि कंटिन्यूसली सरकार जो है 2018 से स्विट्जरलैंड से हमें डेटा मिल रहा है और हम कोशिश करें कि ब्लैक मनी को हम कम करें. जॉब लॉसेस को माना है कि हाँ जॉब लॉसेस हुई है, इसीलिए अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से जॉब्स जनरेट करने की कोशिश की जाएगी. फ्यूल प्राइसेस जो हैं उनके बारे में ये कहा कि फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा ब्लेंडिंग किया जाएगा फ्यूल के साथ इथेनॉल का. टैक्स रिलीफ फॉर प्राइवेट इक्विटी, PE funds and venture capitalists have been one of the reason why many startups could become unicorns. हमारे देश में ये हुआ है कि जो बड़ा बड़ा फंड आया है ना बहुत सारी कंपनीज के पास, स्टार्टअप्स के पास, तो इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं वो आज यूनिकॉर्न बन चुकी है, 1 बिलियन से ज़्यादा. याद है सोनिक्रॉन और यूनिक्रॉन वाली डिस्कशन रेगुलर स्टूडेंट्स? तो ये यूनिकॉर्न्स जो हैं वो बनी हैं, तो इसलिए इसमें भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स में टैक्स रिलीफ दी गई है ताकि आप ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके. अब मैंने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और अब मुझे लग रहा है कि भाई कोई ड्रोन वाली कंपनी जो है उसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये पैसे मैं उठाकर इसमें डालूंगा, तो अगर मुझे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और इस सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं होगा. तो यहाँ पर कुछ छूट अगर दी जाएगी मुझे कि मैंने 90 करोड़ डाले थे और आज ये 100 करोड़ हो गए हैं, तो मैं वो उठा रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझे कम टैक्स लग रहा है, तो फिर मैं इन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसे लगा पाऊंगा. ये सिंपल लॉजिक है इसका. तो इसलिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स को थोड़ा रिलीफ दिया गया. कैपेक्स की पुश एज वी ऑल नो, अभी हमने डिस्कस कर लिया है. जॉब क्रिएशन, जो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट था कि जॉब लॉसेस हुए हैं, तो जॉब क्रिएशन के लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा जोर दिया गया है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं ये 14 सेक्टर्स के लिए सरकार ने अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ऑन की है. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम MSME के लिए. फिर हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर हैं, रेस्टोरेंट्स और फिर आपका ये ट्रैवलिंग, टूरिज्म, होटल्स, 50,000 करोड़ रुपए का कवर. और 68% एलोकेशन फॉर डिफेंस, ये डिफेंस के बारे में अलग से डिस्कस करने वाले हैं. सपोर्ट टू कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर, ये जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर जो है, तो कोविड की सेकेंड वेव के बाद वी नो वेरी वेल के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की क्या हालत हुई थी. सो द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड वेर इन वी हैव एडेड 50,000 करोड़ मोर इन द एग्जिस्टिंग 4.5 लाख करोड़ सोवरिंग गारंटी टू एड कॉन्टैक्ट इंसेंटिव स्कीम्स. होटल्स और उनके बारे में आपको पता है ना कि टूरिज्म सेक्टर जो जॉब्स जनरेट करता है वो मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी जॉब्स जनरेट करता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे देश में जो चीज़ें पैदा होती हैं तो उनको और बूस्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाएगा ताकि हमारे देश में वो चीज़ें हम पैदा करें. द बजट इज़ अनलाइकली टू इमीडिएटली ट्रिगर ए कंजम्पशन रिवाइवल. ये एक एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि इस बजट से ऑन द स्पॉट हमारे देश में लोगों के हाथ में पैसे नहीं आएंगे. रूरल और अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के हाथ में उतने ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं उसको ज़्यादा जोर दिया गया है. लेकिन धीरे धीरे करके जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे सभी के पास, रूरल और अर्बन एरिया के पास पैसे आएंगे, जॉब्स जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी. तो फिर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, ये वो सारी यूनिलीवर, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चीज़ें बेचती हैं और उस प्रकार की कंपनीज, FMCG और सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर पिकअप होंगे. They do not expect an uptick unless commodity prices and input costs are eased, as there are no short-term demand drivers such as diesel prices cuts or income tax reduction in the budget. ये जो FMCG कंपनीज हैं उनका कहना ये है कि डीजल की प्राइसेस में कोई कट नहीं हुआ है या फिर इनकम टैक्स में रिडक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों के पास जो सेविंग है वो जितनी अभी है पहले थी वैसे ही होगी इस बजट के बाद. तो ऐसा नहीं होगा कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ऑल ऑफ द सडन बूस्ट मिलेगा.
सौगाता गुप्ता जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैरिको के, तो उनका कहना है द बजट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट विच विल हेल्प रूरल कंज्यूमर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अब जो हमारे देश का जो FMCG है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो दोस्तों 40% जितना कंजप्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, राइट। रिटेल स्टोर्स जो हैं हमारे देश के लगभग 2/3 जितने रिटेल स्टोर्स जो हैं देश के वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और 40% जितना कंजप्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो जब ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे तो गांव वालों के पास पैसे आएंगे। फिर डायमंड की बात करें तो जो स्टडेड डायमंड ज्वेलरीज हैं, तो इनके ऊपर जो सॉन डायमंड्स हैं जो पॉलिश्ड नहीं होते, उसके कटिंग और थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई होती है, लेकिन कम्प्लीटली वो पॉलिश्ड नहीं होते, कंप्लीट डायमंड नहीं होता। तो ऐसे सॉन डायमंड्स और कट एंड पॉलिश डायमंड्स जो हैं, तो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। जेम स्टोन्स जो हैं, दूसरे स्टडेड जेम स्टोन्स और ज्वेलरीज, उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ जो हैं वो कम की गई हैं। जो पहले 7.5% था तो उससे वो 5% की गई हैं, और सोन डायमंड्स जो हैं वो करंटली 7.5% ड्यूटी अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इमिटेशन, जो नकली जो हैं ज्वेलरीज, राइट, तो फेक गोल्ड टाइप ऑफ ज्वेलरीज जो हैं, तो उनके ऊपर पर किलो 400 रुपीज़ की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी, क्योंकि ये सारा सामान जो है ज़्यादातर चाइना से आता है। अगेन MSMEs, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेट की बात करें तो 35% ज़्यादा हैं, 7.5 लाख करोड़ रुपीस जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में रखे गए इसके लिए। और MSMEs के लिए भी बूस्ट PM गति शक्ति, फिर बूस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, तो इसमें 2.37 लाख करोड़ प्रोविज़न जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के लिए दिया गया है, ताकि रूरल इकोनॉमी को एक बॉयांसी मिले, उसको एक सपोर्ट मिले। फिर गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज जो है ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाई जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किसान कर सकें। फिर किसान ड्रोन फॉर क्रॉप असेसमेंट, उनकी इनपुट की एफिशिएंसी को और इंक्रीज़ करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। बजट सपोर्ट 2.0, तो इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, सनराइज अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो इन्फोग्राफिक हम देख रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटियल सिस्टम्स, ड्रोन्स, चिप या फिर सेमीकंडक्टर, तो इसका इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जिनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, इन सारी कंपनीज को सपोर्ट करेगी भारत सरकार। MSME के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड किया गया है। फिर कॉरपोरेट टैक्स जो है वो केप्ट एट द सेम लेवल, कंसेशनल रेट ऑफ 15% by 1 year for newly incorporated manufacturing units is welcome and will strengthen आत्मनिर्भर भारत। इसको नई कंपनीज जो सेटअप होगी तो उनका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% होगा। फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश गोपीनाथन, उन्होंने कहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के माध्यम से रेलवेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, रेगुलेटरी बॉडीज सभी को एक्सेलरेशन मिलेगा। पासपोर्ट से पासपोर्ट लेना जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा लोगों का। IT एनेबल्ड सर्विस के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है। STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर R&D, इनोवेशन, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही है। 5G को बूस्ट करने की बात भी बताई है। स्पेक्ट्रम जल्द इसके एलोकेट किए जाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो जिनकी वजह से यूनिकॉर्न्स में काफ़ी पैसे, जो कंपनीज स्टार्टअप्स में पैसे आए और हमारी कंपनीज जो हैं वो यूनिकॉर्न्स बनी हैं, तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं उनके लिए बेनिफिट है। उनको टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, ताकि आप जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे या फिर पैसे जो हैं वो ज़्यादा हमारे मार्केट में और देश में आ सके और ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो अच्छी क्वालिटी की। टैक्स टाइमलाइन एक्सटेंशन, स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेटिंग बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2023, तो 3 सालों का जो टैक्स है कंपनी का वो आपको बेनिफिट मिलेगा कि 3 सालों तक आपको टैक्स में से एग्जम्पशन दिया जाएगा, ताकि नई कंपनीज जो हैं उनकी स्टार्टिंग जल्द से जल्द हो और ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट हों। निर्मला सीतारमन जी ने एक आंकड़ा भी दिया है कि ये जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी हैं, उन्होंने कुछ 5.5 लाख करोड़ एक साल में हमारे देश में इन्वेस्ट किए हैं। तो इनको हैंडल करने के लिए, इनके जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना जो है वो
की जाएगी। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी एजुकेशन को एक्सेसिबल, इक्विटेबल और अफोर्डेबल, तो एक तरफ जब डिजिटाइजेशन बढ़ेगा और फिर डिजिटल टीचर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से गांव गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की बात है। एलोकेट किए गए हैं 1,04,277 करोड़, विच इज़ 12% हायर देन लास्ट ईयर। और डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से सरकार एजुकेशन को देख रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 1,55,000 जितनी पोस्ट ऑफिसेज हैं। अब ये जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से ये सारी पोस्ट ऑफिस जो हैं वो आपकी एक प्रॉपर बैंक बन जाएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी किसी भी बैंक के पैसे जो हैं वो उठा पाएंगे। जैसे किसी भी बैंक में जाकर आप पैसे उठा पाए, अब वो डिजिटल वर्ल्ड वो पॉसिबल हो चुका है। आप जैसे एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वैसे ही फैसिलिटीज़ जो हैं वो आने वाले समय में होगी। और पोस्ट ऑफिस, हमारे देश में बैंक्स की भी उतनी रीच नहीं है जितनी पोस्ट ऑफिस की रीच है। तो वित्तीय समावेशन के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और अलग अलग जो रूरल सेंटर्स हैं वहाँ की पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो किसानों को अगर ऋण लेना है, कोई स्कीम्स के पैसे वहाँ तक पहुँचाने, तो इट बिकम्स वेरी इजी। विधवा सहाय पेंशन एक्सेट्रा। घर के बारे में हमने बात की कि जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि जो आंकड़ा हमने देखा था कि 80 लाख जितने घर जो हैं वो इस साल में पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। और इसके लिए कुछ 48,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स लाइक मिलिट्री। अब डिफेंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बदलाव डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें और हमारे देश के डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो पैसे एलोकेट किया गया है उसमें से 25% जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारे देश में और ज़्यादा कंपनीज, डिफेंस की कंपनीज जो हैं, हम देखते हैं कि बाहर से ही हम सामान मंगाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये यूएसए, फ्रांस, इज़राइल, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो भी अलग अलग देश है, जर्मनी, तो ये सारे देशों की डिफेंस प्रोडक्ट्स अच्छे इसलिए क्योंकि वहाँ पर R&D बहुत ज़्यादा हो। R&D के बिना क्या होता है पता है, आप नए प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। आप जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मोटरसाइकिल चल रही है तो वो मोटरसाइकिल ही बनाते रहेंगे। आप ड्रोन मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फॉर दैट यू नीड R&D। तो इट्स गुड कि 25% जितना जो है वो R&D के लिए रखा गया है। The industry has welcomed the plan to earmark a significant part of 19,000 crore plus research and development budget for the Defence Ministry for private sector that is gearing to develop major platforms to scale armed forces as well as export। एक्सपोर्ट के लिए और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी ये R&D जो है वो बहुत ही काम आएगी। और इसमें भी DRDO जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आने वाले समय में इसकी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट जो है वो देने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्री विल बी एनकरेज्ड टू टेक अप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विद DRDO थ्रू ए स्पेशल परचेज व्हीकल मॉडल। तो अब और ज़्यादा डिटेल्स आने वाले समय में देखने को मिलेगी। राजनाथ सिंह साहब ने भी इस मूव को काफ़ी वेलकम किया है। इसके अलावा एज यू कैन सी हियर अनाउंसिंग सेवरल मेजर्स एम्ड एट बूस्टिंग द इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, उसमें 68% जो है वो हमारे देश का जो लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है डिफेंस का, तो उसके लिए ख़रीदने के लिए इसका इस्तेमाल, ज़्यादातर पैसे 68% जितना जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करेगी आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में से चीज़ों को ख़रीदा जाएगा। तो दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं। The ministry took up another long-standing demand of the industry for a robust testing and certification body, announcing that an umbrella organization will be set up for the same in the coming। के अलग अलग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए एक अलग से एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए। तो इस डिमांड को भी ध्यान में रखा है और कहा है कि इसी साल एक नोडल बॉडी जो है वो सेटअप की जाएगी। और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के जो प्रेसिडेंट है SP शुक्ला, उन्होंने इसको
वेलकम किया इस मूव को. The government has allocated 5.25 lakh crore rupees, including pensions, for the defense forces this year, which includes capital expenditure of 1.52 lakh crore and 12% increase from the last year. और 2021-2022 की बात करें तो 21,000 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा ऑल ऑफ द सडन खर्च किए थे. हमें कुछ इमरजेंसी में चीज़ें मंगवानी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस गलवान और या फिर LAC का जो इशू था उसको लेकर. और डियर फ्रेंड्स, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में जो स्टार्टिंग में हमने इन्फोग्राफिक में देखा था, तो ये उन सारे गाँव के लिए हैं जो LAC के नज़दीक हैं. तो वहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले अलग अलग मीन्स एक लॉन्ग डिस्टेंस पर गांव हैं. तो इन गांव में घर की फैसिलिटीज़ हो, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, टूरिस्ट सेंटर्स हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इसी के साथ साथ डिसकनेक्शन आए, दूरदर्शन, एजुकेशनल चैनल्स वहाँ पर पहुँचाए जाए, रिन्यूएबल एनर्जी और लाइवलीहुड की जॉब जनरेशन के लिए वहाँ पर कुछ चीज़ें की जाए. तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी एक अलग से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सरकार ने लॉन्च किया. ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके ऊपर से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है. और बाकी की जो नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस के लिए जो स्कीम है, उन सारी स्कीम्स को इस VVP के साथ ही कन्वर्ज किया जाएगा. तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज बजट. आज इतना ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं पड़ा आपको, और इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे था वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा था और बहुत सारी बेसिक चीज़ों को हमने जाना था, समझने की कोशिश की थी. और जो फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ है, आई एम श्योर आप मैं अपने ही मुंह से क्या तारीफ़ करूँ इसकी, मीन्स अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो फिर बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, या फिर अलग अलग जो टर्म्स होती है ना, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, इन्फ्लेशन, और जो भी ऐसी अलग अलग डिफ़िकल्ट टर्म्स का इस्तेमाल, जो शब्दों का इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी. यकीन मानिए. अगर विश्वास नहीं आता है तो आप किसी रेगुलर स्टूडेंट को ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वो इसका जवाब जो है वो दे देंगे. तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें. कल वाला जो इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो था वो काफ़ी सही चल रहा है. आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों के साथ उसको शेयर भी किया होगा. इसके साथ भी ऐसा ही कीजिएगा. एक बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया है, एज यू कैन सी. एक लंबा रिकॉर्डिंग भी हो गया, लगभग 52 मिनट अब हो चुके हैं. सो दैट्स एवरीथिंग. और अब मैं आपको मिलूँगा कल सुबह. पॉडकास्ट और सारी चीज़ें जो हैं क्यूरियसली प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो डू चेक देम आउट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.